साथियों, हम बर्मा युद्ध पे चर्चा कर रहे हैं, पर बर्मा युद्ध को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों और अंग्रेज सिपाहियों के बीच में जो अंतर था और जो भेदभाव अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता था, उसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। साथियों, चार्ल्स मेटकाफ ने स्वीकार किया है और इसके अलावा अन्य अंग्रेज़ों ने भी ये स्वीकार किया है कि अंग्रेज़ों के भारतीय साम्राज्य का मुख्य आधार अंग्रेज़ों की हिंदुस्तानी सेनाएं थी। अधिकतर हिंदुस्तानी सिपाहियों के रक्त से ही ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की नींव रखी गई और उन्हीं की वीरता तथा वफादारी के कारण यह साम्राज्य कायम रहा। वास्तव में हिंदुस्तानी सिपाहियों के गुण ही उनके देश की स्वाधीनता के लिए घातक सिद्ध हुए। प्रसिद्ध इतिहास लेखक लेकी ने लिखा है कि जो जाति आज्ञापालक, विनीत और राजभक्त होती है, वह अपने इन्हीं गुणों के कारण दूसरों के स्वेच्छाचारी शासन का शिकार बन जाती है। साथियों, अंग्रेज इतिहास लेखकों और अंग्रेज शासकों ने हिंदुस्तानी सिपाहियों के इन गुणों की सदा मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। फिर भी हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ उनके अंग्रेज मालिकों ने कभी भी न्याय का व्यवहार नहीं किया। बर्मा युद्ध के दिनों में भी हिंदुस्तानी और अंग्रेज सिपाहियों के साथ दो तरह का व्यवहार होता था। उदाहरण के लिए, जहां अंग्रेज रंगरूट की भर्ती होते ही बाउंटी की एक रकम मिलती थी, वहां हिंदुस्तानी सिपाही की भर्ती के समय कुछ भी नहीं मिलता था। अंग्रेज सिपाहियों को छावनियों में रहने के लिए बनी बनाई बैरक मिलती थी। हिंदुस्तानी सिपाहियों को अपने झोंपड़े खुद बनाने पड़ते थे। अंग्रेज सिपाहियों के लिए फौज का ऊंचे से ऊंचा ओहदा खुला हुआ था, किंतु 3 लाख देसी सिपाहियों में से कोई भी सूबेदार मेजर से बढ़कर रुतबा प्राप्त नहीं कर सकता था। देसी सिपाहियों की बंदूकें गोरे सिपाहियों की बंदूकों की अपेक्षा भारी होती थी। एक बंदूक और 8 कारतूसों के अतिरिक्त हर देसी सिपाही को एक भारी थैला अपने कंधे पर ले जाना पड़ता था, जिसमें उसकी सारी आवश्यक चीजें होती थी। अंग्रेज सिपाहियों को कोई बोझ नहीं ले जाना पड़ता था। दोनों की तनख्वाह, फरलो, पेंशन और भत्ते के फायदों में भी बहुत बड़ा अंतर था। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बदली होने पर देसी सिपाहियों को अपने रहने का प्रबंध अपने खर्च से करना होता था, जबकि ऐसा गोरे सिपाहियों के लिए नहीं था। देसी सिपाहियों के धार्मिक और सामाजिक भावों का बहुत कम ख्याल रखा जाता था। उनसे अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा कई गुना अधिक काम लिया जाता था। बंगाल के हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ बम्बई और मद्रास के हिंदुस्तानी सिपाहियों से भी अधिक बुरा व्यवहार किया जाता था। बंगाल के सिपाहियों की इन शिकायतों की कहानी बहुत लंबी है, परंतु एक वीडियो में इतना सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। साथियों, बंगाल के हिंदुस्तानी सिपाहियों की ये सब शिकायतें दिनों दिन बढ़ती चली गई। ये शिकायतें अनेक बार अंग्रेज अफसरों के सामने पेश की गई, किंतु किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। इस परिस्थिति में बैरकपुर की 47 नंबर देसी पलटन को बर्मा जाने की आज्ञा दी गई। इन सिपाहियों को जब कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आज्ञा मिलती थी, तो उन्हें अपने सामान के लाने ले जाने का खर्च अपने पास से देना पड़ता था और उसका प्रबंध स्वयं ही करना होता था। जबकि इतिहास लेखक थानटन लिखता है कि गोरे सिपाही ऐसे अवसरों पर अपना थैला भी स्वयं लेकर नहीं चलते थे। सर मार्क कबन स्वीकार करता है कि सन 1858 तक हिंदुस्तानी सिपाहियों का थैला इतना भारी होता था कि वह उनकी जान का बवाल बन गया था। इतिहास लेखक थानटन ने लिखा है कि बैरकपुर के हिंदुस्तानी पलटन को जब कूच की आज्ञा दी गई, तो सामान ले जाने के लिए उन्हें बैलगाड़ियां तक नहीं मिल सकी। सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों से मदद मांगी। जवाब मिला कि उन्हें अपना प्रबंध स्वयं करना होगा। इसके अतिरिक्त कहा गया कि इस पलटन को समुद्र के रास्ते कलकत्ता से रंगून जाना होगा। पलटन के सब सिपाही जाति से हिंदू थे। इन लोगों ने केवल भारत के अंदर स्थल सेवा के लिए कंपनी की नौकरी की थी। समुद्र यात्रा करने पर वे सदा के लिए जाति से बाहर कर दिए जाते। सिपाहियों ने अपनी सब शिकायतों की एक लंबी किंतु विनयपूर्ण अर्जी लिखकर कमांडर इन चीफ की सेवा में भेजी, किंतु इस पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया गया। लिखा है कि सिपाहियों ने तुलसी और गंगा जल हाथ में लेकर इस बात की शपथ खाई कि हम में से कोई भी जहाज के ऊपर पैर नहीं रखेगा। वे खुश्की पर कहीं भी जाने और लड़ने के लिए तैयार हैं। 30 अक्टूबर सन 1824 को सारी पलटन परेड के लिए बुलाई गई। उनके थैले उस समय उनके कंधों पर नहीं थे, थैले फट चुके थे। उन्होंने अपनी शिकायतें कमांडिंग अफसर के सामने पेश की। न उन्हें कोई जवाब दिया गया और न उनकी कोई शिकायत दूर की गई। उस दिन परेड बर्खास्त कर दी गई। कलकत्ता के कमांडर इन चीफ को सूचना दी गई। फौरन 2 पलटन पैदल गोरे सिपाहियों की, एक तोपखाना और कुछ गवर्नर जनरल की अंगरक्षक सेना कलकत्ता से बैरकपुर भेजी गई।
1 नवंबर सन 1824 को सवेरे 47 नंबर हिंदुस्तानी पलटन को फिर से परेड के लिए बुलाया गया। परेड पर आते ही एकाएक इन लोगों ने देखा कि उनके चारों ओर गोरी पलटनें खड़ी हुई हैं। हिंदुस्तानी सिपाहियों से कहा गया कि या तो जहां कहा जाए कूच के लिए राजी हो जाओ या फिर हथियार रख दो। इन लोगों को अभी तक मालूम नहीं था कि गोरी पलटनों के पीछे भरा हुआ तोपखाना तैयार खड़ा है। वे कुछ समझे और कुछ नहीं समझे। सर जॉन के लिखता है कि उन्हें किसी तरह की सूचना नहीं दी गई और न ही सावधान किया गया। फौरन पीछे के तोपखाने से उनके ऊपर गोले बरसने शुरू हो गए। असहाय हिंदुस्तानी सिपाही इतना डर गए कि अपने हथियार फेंककर नदी की ओर भागे। अधिकांश वहीं मर गए, कुछ नदी में डूब गए और जो बच निकले उन्हें बाद में कमांडर इन चीफ की आज्ञा से फांसी पर लटका दिया गया। इन लोगों ने अपनी ओर से शस्त्र चलाने का जरा भी प्रयत्न नहीं किया। उन्हें इसका विचार तक नहीं था। उनकी बंदूकें तक खाली थी। जॉन के ने लिखा है कि संभवतः उस समय के अंग्रेज अफसरों का उद्देश्य इस तरह सारी हिंदुस्तानी सेना के दिलों में अंग्रेजी सत्ता की धाक जमा देना होगा। वह यह भी लिखता है कि इस हत्याकांड की खबर उन हिंदुस्तानी सेनाओं तक पहुंच गई जो सरहद की ओर भेजी जा चुकी थी और उनके दिलों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बाद में उस पलटन का नाम हिंदुस्तान के पलटनों की सूची से काट दिया गया। मेटकाफ ने लिखा है कि अपनी सेनाओं को अपने ही तोपखाने से उड़ा देना, खासकर उन सेनाओं को जिनके वफादारी पर हमारे साम्राज्य का अस्तित्व निर्भर है, यह अत्यंत भीषण कार्य है। संभवतः बैरकपुर के इस हत्याकांड की ओर संकेत करते हुए प्रसिद्ध तत्ववेदा हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में लिखा था कि आज हम लोगों के समय तक यह कपटी निरंकुश शासन बराबर जारी है, जो देश की पराधीनता को कायम रखने और उसे बढ़ाने के लिए देसी सिपाहियों का ही उपयोग करता है। इसी निरंकुश शासन के नीचे अभी बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए थे कि देसी सिपाहियों की एक पूरी पलटन का जानबूझकर वध कर डाला गया, क्योंकि सिपाहियों ने बिना उचित कपड़ों के कूच करने से इनकार किया था। साथियों, ये थी अंग्रेजों की निर्दयता। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो से हम फिर बर्मा युद्ध की ओर लौटेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।